सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने एयर स्पेस किया बंद, हमला बेहद करीब होने के आसार। IRGC की सीधी वार्निंग, कहा ईरान पर हमला हुआ तो जवाब भी होगा यादगार। सऊदी अरब ने पकड़ी सुलह की लाइन, ईरान अमेरिका से कहा जंग नहीं बातचीत ही रास्ता। सऊदी अरब का साफ और बड़ा ऐलान, ईरान के खिलाफ हमले के लिए नहीं देंगे जमीन, नहीं देंगे आसमान। और गजा के लिए आई सबसे बड़ी और अच्छी खबर, अमेरिका ने सीज फायर का फेज 2 किया लॉन्च, नई गवर्नमेंट का भी ऐलान, नेतन्याहू को लगा झटका। शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस से। ज्यादा होंगी खबरें, बड़ी अहम खबरें। ईरान ने 15 जनवरी को अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और ये कोई मामूली कदम नहीं है, ये सीधा इशारा है कि ईरान के ऊपर हमला अब दूर नहीं बेहद करीब है। मेरा मानना है दोस्तों कि ईरान ने अपना एयर स्पेस इसलिए भी बंद किया है ताकि किसी भी हाल में उसके मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना कोई सिविलियन जहाज ना बने, क्योंकि अब या जब आसमान में सिर्फ वही जहाज हों जिनकी इजाज़त हो, तब ये तय करना आसान हो जाता है कि कौन सा सिविलियन जहाज है और कौन सा दुश्मन का फाइटर जेट। यानी अगर निशाना लगाया जाए तो सीधा अमेरिका या इसराइल के जंगी जहाज़ों पर ही लगे और किसी मासूम की जान खतरे में ना आए। इसीलिए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस फैसले के बाद कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने माना है कि उसकी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स डिस्टर्ब हुई हैं। रूस की तेहरान जाने वाली एक फ्लाइट तो बीच रास्ते में ही, या बीच हवा में, रास्ता तो नहीं, बीच हवा में ही मॉस्को लौट गई। अब इस सब के बीच एक वेस्टर्न मिलिट्री ऑफिशियल ने रॉयटर्स से कहा है कि सारे सिग्नल यही बता रहे हैं कि अमेरिका का हमला बेहद करीब है। हाँ, उसने ये भी कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आदत है कि सबको ऑन एज रखना और अनप्रेडिक्टेबल रहना भी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसके बारे में कोई अंदाजा ना लगा सके, प्रिडिक्ट ना कर सके। दिलचस्प बात यह है कि एयर स्पेस बंद होने से ठीक पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें बताया गया है कि ईरान में कत्लो गारत रुक रहा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका अब भी मिलिट्री एक्शन करने की सोच रहा है, तो जवाब मिला, हम देखेंगे और प्रोसेस को वॉच करेंगे। इधर ज़मीन पर हालात ये हैं कि पोलैंड और इटली अपने सिटीजन्स को ईरान छोड़ने को कह चुके हैं। ब्रिटिश एम्बेसी तेहरान में टेम्पररी तौर पर बंद कर दी गई है। अमेरिका तो पहले ही अपने सिटीजन्स को ईरान से निकल जाने की वार्निंग दे चुका है। और इतना ही नहीं, कतर के अल उदीद एयरबेस से भी कल अमेरिकी मिलिट्री पर्सनल्स को हटने का हुक्म दिया गया था। ये सिलसिला आज भी जारी है। तो दोस्तों, तस्वीर अब काफ़ी हद तक साफ होती जा रही है। एयर स्पेस बंद, एम्बेसियाँ बंद, लोग निकाले जा रहे हैं, बेस खाली हो रहे हैं। ये सब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती और एहतियात भी नहीं, ये हमले की तैयारी होती है। सवाल बस यही है कि क्या ये सब दबाव बनाने की चाल है या फिर सच में वो लम्हा आ चुका है जब ईरान के ऊपर आसमान से आग बरसेगी। जवाब शायद अब ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन ईरान भी तो एक तबाहकुन जवाब देगा, उसके लिए तैयारी कर चुका है। क्या अमेरिका उसी से निपटने की तैयारी में हमला नहीं कर पा रहा और ये देर उसी वजह से लग रही है? ये भी तो एक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अब बातें इशारों में नहीं रह गई दोस्तों। यूरोप के 2 सीनियर ऑफिशियल्स ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का ईरान में मिलिट्री इंटरवेंशन अगले 24 घंटे के अंदर शुरू हो सकता है और अब तो इसके घंटे कम बचे हैं। ये बात रॉयटर्स की रिपोर्ट से सामने आई है और इसी के साथ एक अनाम इजरायली ऑफिशियल ने भी इशारा दे दिया है कि ट्रंप ने दखल देने का फैसला तो कर लिया है, बस ये साफ नहीं है कि हमला कितना बड़ा होगा और किस वक्त होगा। इधर ज़मीन पर जो मूवमेंट चल रही हैं वो भी इसी कहानी को मजबूत करती हैं। अमेरिका रीजन के अहम मिलिट्री अड्डों से अपने कुछ पर्सनल्स को, अपने फौजियों को और अफसरान को निकाल रहा है बाहर। ठीक है, इसे एहतियात कहा जा रहा है, लेकिन जंग से पहले के एहतियात अक्सर ऐसे ही होते हैं। इससे पहले एक सीनियर ईरानी ऑफिशियल ने भी रॉयटर्स से कहा था कि तेहरान ने उन तमाम पड़ोसी मुल्कों को वार्निंग दे दी है जो अमेरिका की फ़ौज को होस्ट कर रहे हैं, जहां अमेरिका की फ़ौज के अड्डे हैं, और कहा है कि अगर वहाँ अमेरिका ने वहाँ से हमला किया या उनके फाइटर जेट्स वहाँ से उड़ान भरना शुरू किए तो तमाम अमरीकी बेस निशाने पर होंगे, भले वो किसी भी अरब या गैर अरब मुल्क में हों। अब ईरान क्या कर रहा है और क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। ईरान ने भी दोस्तों साफ लकीर खींच दी है
और अब बात गोल मोल नहीं रखी गई है, बिल्कुल सीधे डायरेक्ट कट टू कट। सुन लो मेरी बात, ये कहा जा रहा है ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के चीफ कमांडर हैं मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर। इन्होंने अमेरिका, इसराइल और दाइश टाइप मर्सनरीज को भाड़े के टट्टुओं को सीधे लहजे में कह दिया है कि अगर किसी ने भी गलत अंदाज़ा लगाया तो जवाब ऐसा होगा जो याद रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस तुम झेलोगे, याद रखा जाएगा, ऐसा जवाब देंगे। पाकपोर का कहना है कि IRGC इस वक्त अपनी सबसे टॉप तैयारियों पर है और व्हाइट हाउस और तेल अवीव में बैठे लोगों के बनाए हर खोखले प्लान को तोड़ने की पूरी तैयारी है। उनके मुताबिक दुश्मन और उसके दाइश स्टाइल घरेलू मोहरे अगर ये सोच रहे हैं कि ईरान दब जाएगा तो ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। IRGC के कमांडर ने नाम लेकर कहा कि मौजूदा खून खराबे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं। उनका कहना है या इल्ज़ाम है कि ईरानी नौजवानों का खून इन्हीं के सिर पर है और यही लोग सिक्योरिटी के नाम पर आग को और भड़का रहे हैं। दोस्तों, अब तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ अमेरिका इसराइल की मूवमेंट, दूसरी तरफ ईरान की पूरी तरह की तैयारी। अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं रह गई, ये ताकत की जुबान में बात हो रही है। सवाल बस इतना है कि अगला कदम कौन उठाएगा और उसकी कीमत कितनी भारी पड़ती है। एक और खबर है ऐसी ज़मीन से कि यरूशलेम में मौजूद अमरीकी एम्बेसी ने जुमेरात की सुबह एक एडवाइजरी जारी की और ये सीधा उन अमेरिकन सिटीजन्स के लिए थी जो इसराइल जाने का प्लान बना रहे हैं। एम्बेसी ने कहा कि रीजन में चल रही तानातनी को देखते हुए अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर उस माहौल में जब ईरान की तरफ से धमकियां सामने आ रही हैं और वहां कई हफ्तों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हालांकि इस वार्निंग में कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं दिए गए, न ट्रैवल बैन, न इवैक्यूएशन की बात। ये नहीं कहा कि सफ़र मत करो, नहीं कहा कि वहाँ इसराइल को छोड़ दो। सिर्फ इतना कहा गया कि इसराइल में मौजूद या वहाँ जाने वाले अमरीकी सिटीज़न अपनी अवेयरनेस और तैयारी का लेवल बढ़ा कर रखें। यानी ज़मीन पर हालात ऐसे हैं कि अमेरिका खुलकर ख़तरे की बात तो कर रहा है लेकिन अभी किसी ठोस कदम से बच रहा है। सवाल यही है कि क्या ये महज एहतियाती अलर्ट है या आने वाले दिनों के लिए एक साइलेंट सिग्नल है, या ये भी हो सकता है कि प्रेशर बढ़ाकर ईरान पर अमेरिका हमला ही ना करे। तो लोगों को दे तो रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अलर्ट रहो बस। अब सऊदी अरब से जुड़ी दो खबरें सुन लीजिए। एक तरफ तो माहौल जो उबल रहा है, उस आग के बीच सऊदी अरब सुलह की लाइन पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब अब खुलकर कह रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को रोकने का रास्ता जंग नहीं है, बातचीत है। सऊदी अरब के सीनियर डिप्लोमेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स आदिल अल जुबैर ने कहा है कि रियाद आज भी बातचीत पर यकीन रखता है और हर तरह का झगड़ा बातचीत की टेबल पर ही हल होना चाहिए। अल जुबैर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच लहजा लगातार सख्त होता जा रहा है। ट्रंप खुले तौर पर ईरान को हार्ड हिट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। ऐसे माहौल में सऊदी अरब का बीच में आकर डायलॉग की बात करना ये दिखाता है कि सऊदी भी समझ रहा है कि अगर ये टकराव खुली जंग में बदला तो आग सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरा रीजन उसकी लपेट और चपेट दोनों में आ जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरब ने ईरान के लिए बड़ा ऐलान किया है और यह ऐलान इत्मीनान देता है। सऊदी अरब ने अपनी लाइन बिल्कुल साफ कर दी है। सऊदी अरब ने सीधे ईरान को बता दिया है कि उसके एयर स्पेस, उसकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए, ना इसे होने नहीं दिया जाएगा। ईरान को राहत देने वाला ये मैसेज ऐसे वक्त में भेजा गया है कि जब अमेरिका लगातार ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स करने की बात कर रहा है और ईरान भी कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी बेस और शिपिंग एसेट्स को निशाना बनाएगा, यानी पूरा रीजन बारूद के ढेर पर बैठा है। सऊदी अरब की मिलिट्री से जुड़े एक सोर्स के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान को साफ तौर पर कह दिया है कि वो घबराए नहीं, ईरान के खिलाफ किसी भी एक्शन का हिस्सा सऊदी अरब नहीं बनने जा रहा। ना ईरान के खिलाफ सऊदी अरब ज़मीन देगा, ना आसमान। मतलब अगर अमेरिका या कोई और ईरान पर हमला करता है तो सऊदी अरब उस गेम का प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। तो दोस्तों, तस्वीर अब और क्लियर हो रही है। कतर एहतियात बरत रहा है, सऊदी अरब दूरी बना रहा है, यूरोप अपने लोगों को निकाल रहा है और ईरान खुलकर जवाब देने की बात कर रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका और इसराइल हमला कर पाएंगे? सवाल ये नहीं कि रीजन टेंशन में है, सवाल ये है कि जब बड़े खिलाड़ी अपने अपने पांव पीछे खींचने लगें
तो क्या कोई बड़ा धमाका फिर भी हो सकता है, या फिर आखिरी वक्त पर कोई ब्रेक लग जाएगा? क्या यही वो मोमेंट है जहां हर स्टेप भारी पड़ सकता है? दोस्तों, गजा के लिए आज वाकई एक बड़ी और पॉजिटिव खबर सामने आई है। शायद ये सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि सीज फायर के बाद से बस इसी का इंतजार था। अमेरिका ने गजा की जंग खत्म करने वाले अपने प्लान का फेज 2 लॉन्च कर दिया है, और इसके साथ ही पोस्ट वॉर गजा के लिए एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का ऐलान भी हो गया, यानी गजा को एक नई हुकूमत भी मिल गई है। ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अब सीज फायर से आगे बढ़ते हुए गजा को डीमिलिटराइज करने, नई सिविल गवर्नेंस खड़ी करने और तामीर का काम यानी रिकंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ा जा रहा है। यानी प्लान साफ है, लड़ाई रोककर गजा को दोबारा खड़ा करना है। इसी फेज के तहत 15 से 18 लोगों की एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी बनाई जा रही है, जो जंग के मुकम्मल ख़त्म होने के बाद गजा को चलाएगी। ख़ास बात यह है कि इस कमेटी में शामिल लोग गजा के ही रहने वाले होंगे। किसी आर्म्ड ग्रुप यानी किसी हथियारबंद ग्रुप से उनका सीधा ताल्लुक नहीं होगा, जैसे हमास या कोई और ग्रुप, और उनका काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज और रिकवरी। इस प्लान को आगे बढ़ाने में मिस्र ने बड़ा रोल निभाया है, और कतर और तुर्की की मीडिएशन को भी अमेरिका ने ओपनली सराहा है। ये खबर इतनी बड़ी है कि इसे एक खबर की तरह लेना सही नहीं, अलग से शो बनाना पड़ेगा, लिहाजा इसे यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये गजा के मुस्तकबिल की खबर है, बहुत बड़ी खबर है। क्या क्या होगा वो सब बताएंगे, और नेतन्याहू के अरमानों को कैसे पलीता लग गया। ये वो शख्स था जो ये कहता था कि ये फेज़ 2 शुरू नहीं हो सकता हमास के हथियार सरेंडर हुए बिना। हमास के हथियार सरेंडर नहीं हुए और फेज़ 2 शुरू करने का ऐलान हो गया है। ये नेतन्याहू के अरमानों पर, उसके ख्वाबों पर, उसके मकसद पर चोट है। तो इस खबर को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाना बेहद ज़रूरी है। कल वीडियो बहुत कम आए, बहुत से लोगों की शिकायत थी। आप यकीन मानिए, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी अपने काम हैं, सोना उठना, घर के काम हैं, फैमिली के काम हैं, और ऐसे काम हैं ज़िंदगी में जो एक दो मर्तबा ही आते हैं इंसान की ज़िंदगी में। कल एक बहुत बड़ा काम, शायद मेरी ज़िंदगी का पहला एक बड़ा काम हो गया, और मेरे हक़ में हो गया आसानी से। ये सब आपकी दुआ और मोहब्बत का नतीजा है। तो उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, वो हो गया। फिर भी मैंने कोशिश करके, मैं सिर्फ 2 घंटे सोया, अभी भी कुल जमा मैं पिछले 72 घंटे में शायद सिर्फ 9 घंटे सोया हूँ, पिछले 48 घंटे में 6 घंटे। तो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, और भी यूट्यूबर्स कर रहे होंगे जो बनाते हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा काम यह है कि मैं बिल्कुल रिसर्च करके आपको एक एक पुख्ता सोर्स के साथ खबर दूं, हवाई बात करके चिल्ला के ना निकल जाऊं। लिहाजा पढ़ने में भी वक्त जाता है, 2-3 घंटे लगते हैं एक वीडियो में। जिन्हें जल्दी जल्दी खबर चाहिए, बहुत से चैनल्स हैं, या आप न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, लेकिन न्यूज़ चैनल पे क्या मिल रहा है आपको पता है। तो थोड़ा सा सब्र करेंगे ना ये शेख, तो अच्छी खबरें आपको मिलेंगी और प्रूफ के साथ मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट आने के पीछे वजह होती है, वरना कौन यार आप जैसे लोगों को छोड़ना चाहेगा जो इंतज़ार करते हैं वीडियो का। ये किसकी किस्मत में, किसके हिस्से में ये सारी मोहब्बत आती है। अपने व्यूज़, अपना फ़ायदा कौन छोड़ना चाहेगा, अपने व्यूअर्स कौन छोड़ना चाहेगा। मजबूरियाँ होती हैं, माजरत। सलामत रहिए, खुश रहिए।